जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लोग हिंदी को पढ़ रहे हैं दोस्तों। और हिंदी में हम लोग कल कारक शुरू किए थे। कारक में हम लोग 3 कारक पढ़ लिए थे, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। आइए आगे कारक को पढ़ते हैं। अगला कारक है दोस्तों संप्रदान कारक। संप्रदान संप्रदान का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे दान या देने का बोध हो, जिससे कुछ दान या देने का। संप्रदान के नाम में ही स्पष्ट है क्या है, दान या देने की बात की जा रही है। और इसमें कारक चिन्ह क्या लगा रहता है, अक्सर के लिए लगा रहता है। अक्सर क्या लगा रहता है, के लिए लगा रहता है। लेकिन कहीं कहीं को भी दिखता है, लेकिन उस को का अर्थ क्या होता है, के लिए होता है। उस को का अर्थ क्या होता है, के लिए होता है। तो इसमें उदाहरण जैसे है, माँ ने बेटे के लिए खाना बनाया। माँ ने बेटे के लिए खाना बनाया। संप्रदान का मतलब होता है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग होता है। किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो वाक्य प्रयोग में लाया जाता है वो क्या होता है, संप्रदान। माँ का क्या उद्देश्य था, बेटे के लिए खाना बनाना। माँ का क्या उद्देश्य था, बेटे के लिए खाना बनाना। तो इसमें अगर देखेंगे, अगर ऐसा उदाहरण आ गया, पूछेगा कौन सा कारक है, तो क्या बताएंगे, संप्रदान और कर्ता कारक दोनों है। लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा तो क्या कहेंगे, ऐसे दे देगा कि रेखांकित पद में, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। अगर यहाँ पर कह दे कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। रेखांकित पद में कर्ता कारक है, ठीक। तो के लिए आ गया, राजा ने भिखारी को कंबल दिया। दान के केस में बताया था कर्ता संप्रदान कारक होता है। दान 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 का मतलब क्या होता है, दान का अर्थ क्या है, जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाती है वह दान होता है। दान का ये नहीं मतलब होता है कि जो चीज दे दिए हैं हम उसको दोबारा लें। तो दान का मतलब है कि हम हमेशा के लिए दे दिए हैं। तो राजा ने भिखारी को कंबल दिया। राजा कंबल दिया है तो क्या करेगा, दोबारा तो लेगा नहीं, हमेशा के लिए चला गया। तो देखिए यहाँ पर को का अर्थ क्या हो गया, के लिए। यहाँ पर को का अर्थ क्या हो गया है, के लिए। मेरे लिए कुर्सी लाओ। मेरे लिए आ गया, संप्रदान कारक है। मेरे लिए कुर्सी लाओ। अब देखिए क्या लिखा हूं, संज्ञा या सर्वनाम में कारक किस में होता है, या तो संज्ञा में होगा या सर्वनाम में होगा। यहाँ पर किस में कारक है, मेरे शब्द में कारक है। मेरे शब्द में कौन सा कारक है, सर्वनाम कारक। तो ऐसे भी पूछा जाएगा कि माँ में कौन सा कारक है, माँ में कर्ता कारक है। माँ में कौन सा कारक है, कर्ता कारक। बेटे में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। तो मैं बताया था कि कारक एक वाक्य में एक से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 कारक एक ही वाक्य में हो सकते हैं। भगवान के वास्ते उसे माफ कर दीजिए। भगवान के वास्ते उसे माफ कर दीजिए। के वास्ते का अर्थ क्या निकल रहा है, के लिए। के वास्ते का अर्थ भगवान के लिए उसे माफ कर दीजिए। मोहन के निमित्त क्रिकेट बल्ला लाइए। मोहन के निमित्त क्रिकेट बल्ला लाइए। मोहन के लिए क्रिकेट बल्ला लाइए। तो के वास्ते दिखेगा, के और के निमित्त दिखेगा। गुरु जी को नमस्कार। गुरु जी के लिए नमस्कार। गुरु जी के लिए नमस्कार, उन्हीं के लिए नमस्कार कर रहे हैं ना, गुरु जी के लिए। तो यहाँ पर को का अर्थ क्या है, के लिए। तो जहां को का अर्थ के लिए हो जाएगा वहां क्या हो जाएगा, संप्रदान। जैसे यहाँ देखिए, राम ने रावण को मारा। यहाँ के लिए करेंगे तो गलत अर्थ निकलेगा, अर्थ नहीं निकलेगा। राम ने रावण के लिए मारा, रावण के लिए नहीं मारा, रावण को मारा, न कि रावण के लिए मारा। इसमें कर्म कारक होगा और कर्ता कारक होगा। हाँ हाँ, तो के लिए आ जाएगा तब तो वो तो साफ दिखेगा। अब राम ने सीता को मारा तो फिर वही हो जाएगा, फिर सीता के लिए। जैसे राम ने सीता के लिए हिरण को मारा। कितने कारक हैं, 3। राम ने सीता के लिए
हिरण को मारा। कितने कारक है? राम में कौन सा कारक है? कर्ता। ने। सीता में कौन सा कारक है? के लिए, संप्रदान। हिरण में कौन सा कारक है? को, कर्म। हिरण को मारा। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान। अपादान। अपादान में होता है से अलगाव का बोध। अलगाव का बोध। अपादान का मतलब होता है से, और से का अर्थ है तो क्या होता है? अलगाव। देखिए एक चीज और याद रखिए, जैसे एक वाक्य में दो से अधिक कारक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक कारक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। उसी तरह से एक ही कारक का दो अर्थ निकल सकता है। जैसे करण कारक में भी से था, निर्जीव के लिए से लगाते हैं, सजीव के लिए के द्वारा लगाते हैं। तो अपादान में भी से होगा, लेकिन अपादान से का अर्थ क्या होगा? अपादान से का अर्थ होगा अलगाव। कहीं न कहीं अलगाव होगा, कहीं न कहीं अलगाव होगा। तो लिख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलगाव का बोध हो, जिससे अलगाव का बोध हो। अलगाव का बोध हो। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसका बोध हो? अलगाव का बोध हो। जैसे मोहन दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है। कलकत्ता जा रहा है। मोहन दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है। वह बस से उतर रहा है। उतर रहा है। वह बस से उतर रहा है। रमा कुत्ते से डरती है। रमा कुत्ते से डरती है। रमा राधा से सुंदर है। रमा राधा से सुंदर है। हाँ, हाँ, तो मेन उदाहरण छोड़ ही दे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो
बस एक चीज याद रखना है, किसका बोध होगा? अलगाव। उस वाक्य में अलगाव का बोध होगा। जैसे देखिए, मोहन दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, से आ गया। अब देखिए, अलग हो रहा है, दिल्ली से कलकत्ता मतलब दिल्ली को छोड़ रहा है, किसी एक जगह से अलग हो गया, दिल्ली से हट गया, कलकत्ता जा रहा है। ठीक। वह बस से उतर रहा है, बस से उतर रहा है, वह बस से अलग हो रहा है, वह बस से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, वह बस से उतर रहा है। रमा कुत्ते से डरती है, अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, देखिए जिससे डरेंगे आप उसके पास नहीं जाएंगे। रमा कुत्ते से डर रही है तो कुत्ते से गले नहीं मिलेगी, जाके भागेगी जरूर, वहां से भागेगी ना। तो जहां डर होगा वहां पे क्या होगा? अलगाव होगा। जहां डर होगा वहां पे क्या होगा? अलगाव होगा। रमा राधा से सुंदर है, अलगाव की बात कर दिया, मतलब दो चीजों में भेद बता दिया ना, एक सुंदर है, एक छछुंदर है, नहीं मतलब उससे कम सुंदर है। एक सुंदर है, एक उससे कम सुंदर है। समझ में आ रहा है ना? तो रमा राधा से सुंदर है, बस अलगाव की बात करना है। अब जैसे कुछ लोग कैसे याद रखते हैं, कुछ लोग कहेंगे तुलना वाले शब्द में क्या होगा? अपादान होगा। तो याद करना आसान नहीं है, आज याद है कल भूलेगा, लेकिन उसका अर्थ समझ लेना वो सबसे ज्यादा आसान है। तो इसमें भी रमा राधा से सुंदर है, अलगाव की बात कर दिया। रमा राधा से सुंदर है, अलगाव की बात कर दिया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ है, पत्ता गिरा है, पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, पत्ता वहां से अलग हो गया। बंदर डाल से कूदा, डाल से क्या हो गया? अलग हो गया, बंदर डाल से कूदा। तो जितने अलगाव के अर्थ देंगे उसमें क्या होगा? अपादान, क्योंकि अपादान का मतलब ही क्या होता है? अलग, अलगाव का बोध होगा। मोहन दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, वह बस से उतर रहा है। रमा कुत्ते से डरती है, रमा राधा से सुंदर है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और जैसे से एक जगह और आया था, कहाँ आया था? करण, करण से आया था ना, लेकिन करण में अलगाव की बात नहीं होती है। जैसे राधा ने सीता को डंडे से मारा, किससे मारा? डंडे से मारा। अब देखिए यहाँ भी से आ गया, लेकिन यहाँ अलगाव की बात नहीं है, यहाँ साधन की बात हो गई। किससे मारा? डंडे से मारा। किससे मारा? डंडे से मारा। देखिए यहाँ भी साधन है, बस से उतर रहा है, बस से उतर रहा है, लेकिन बस से उतरेगा तो बस से अलग ही होगा ना, बस से उतरेगा। देखिए साधन क्या था? बस, लेकिन बस से जब उतरेगा तो बस से क्या होगा? अलग होगा, बस से अलगाव का ही बोध होगा। राधा ने सीता को डंडे से मारा, यहाँ पे अलगाव का बोध नहीं है, यहाँ पे साधन है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह आंख से अंधा है। हाँ, वो लंगड़ा है तो ओबियस सी बात है कि पैर से लंगड़ा रहेगा, तो उसका साधन क्या है? खराब है। वह आंख से अंधा है या खाली वह अंधा है? वह अंधा है, उसमें भी होगा। चलिए, तो अपादान आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद है अधिकरण कारक। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आना चाहिए, भर गया ना दिमाग में। देखिए कोई चीज जो है याद नहीं रखना है, उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। जैसे उसका किस तरीके से उसका अर्थ निकल रहा है, किस तरीके से हम समझे, उसकी समझ क्या है, समझ को विकसित करिए। ये नहीं है कि समानता वाले शब्द दिखेंगे तो अपादान लगाएंगे, तुलना वाले शब्द दिखेंगे तो अपादान लगाएंगे। अरे अपादान क्यों लगाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा?
अलगाव का बोध होगा, कहीं न कहीं अलगाव का बोध होगा। अधिकरण, अधिकरण कारक। अब देखिए अधिकरण जो होता है उसमें होता है में या पर, में या पर। तो अधिकरण में आधार बताया जाता है, किसी चीज का क्या है, आधार बताया जाता है। जैसे बंदर डाल पर बैठा है, बंदर डाल पर बैठा है, तो बंदर के आधार क्या है, डाल है, डाल में कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, तो किताब का आधार क्या है, मेज है। युद्ध क्षेत्र में बहुत लोग शहीद हुए, तो शहीद होने का आधार क्या था, युद्ध क्षेत्र था। किस, क्या आधार था, युद्ध क्षेत्र था, वहां पे लोग शहीद हुए हैं। बिल्ली पंखे पर बैठी है, बिल्ली पंखे पर बैठी है, तो जहां में और पर आएगा, मतलब जहां आधार की बात की जाएगी, जहां आधार की बात की जाएगी वहां क्या आ जाएगा, अधिकरण कारक आ जाएगा। तो लिखिए, अब आप परिभाषा तो आप बना लेंगे, क्या बनाएंगे परिभाषा, बताइए। इतना देर से समझा रहा हूँ, परिभाषा क्या बनेगा ऐसे। परिभाषा कैसे लिखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जहां पर आधार का बोध हो, जहां पर आधार का बोध हो, क्योंकि इसमें किसका जानकारी मिल रही है, आधार की। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, परिभाषा लिख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जहां आधार का बोध हो, आधार का बोध हो, जहां आधार का बोध हो, जहां आधार का बोध हो। जैसे बंदर डाल पर बैठा है, बंदर डाल पर बैठा है, बिल्ली मेज पर बैठी है, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में बहुत से वीर शहीद हुए, बहुत से वीर शहीद हुए, युद्ध क्षेत्र में बहुत से वीर शहीद हुए। इसको पकड़ना आसान है, क्योंकि में या पर जरूर रहेगा, इसमें और कुछ नहीं रहेगा, में और पर तो रहेगा ही रहेगा। बंदर डाल पर बैठा है, बिल्ली मेज पर बैठी है, युद्ध क्षेत्र में बहुत से वीर शहीद हुए, बहुत से वीर शहीद हुए। अच्छा, यही पे ध्यान आया, मान लीजिए से पूछ दे, से क्या है, से क्या है, अभी इतना देर से समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, कारक किसमें होगा, युद्ध के क्षेत्र में, देखिए में युद्ध क्षेत्र में कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, लेकिन जो से दिख रहा है ये क्या है, सबका तो एक कोई ना कोई रूप होगा, वो से क्या है, बहुत से बीस है, निर्जीव है युद्ध से, अरे यार, से कारक चिन्ह है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर कारक के रूप में प्रयोग हुआ है, नहीं। अरे देखिए, कारक वही होगा जहां संज्ञा सर्वनाम होगा, बहुत सारे संज्ञा सर्वनाम नहीं है, बहुत क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, बहुत क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। तो से को देख कर नहीं है कि करण भी हो गया या अपादान हो गया, बात मेरी समझ में आई क्या कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर कुछ नाम रहता या सर्वनाम कोई रहता, संज्ञा रहता या सर्वनाम रहता, अगला चैप्टर संज्ञा है, तो संज्ञा या सर्वनाम रहेगा तो वहां पर कारक होगा ना, लेकिन बहुत क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण
अव्यय है या क्रिया विशेषण है। तो ग्रामर का पूरा नॉलेज जब हो जाएगा, आप हर चीज पढ़ लेंगे, तो आप हर वाक्य में आप अर्थ ढूंढना शुरू कर देंगे। जी सर। इसमें ये चीज क्या है, अच्छा में आ गया क्या है, वीर क्या है, शहीद हुए क्या है, हर एक चीज क्रिया काल अव्यय जितना भी पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी कि क्या करना है। तो ये तो ठीक है, आगे लिखिए संबंध कारक। संबंध कारक, तो इस चीज को याद रखिएगा, कारक किसमें होगा, संज्ञा या सर्वनाम में। संबंध कारक, संबंध कारक, काकी के, काकी के, काकी के, रारी रे, रारी रे, नानी ने, नानी ने, इसमें कारक होता है संबंध कारक। काकी के, रारी रे, नानी ने, तो परिभाषा वही होगी, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे क्या बताया जाए, एक दूसरे शब्दों में संबंध बताया जाए, एक दूसरे शब्दों में संबंध बताया जाए। देख लीजिए परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे संबंध बताया जाए, जिससे संबंध बताया जाए, जिससे संबंध बताया जाए। जैसे राम का भाई बहुत अच्छा है, राम का भाई बहुत अच्छा है, हाँ, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त मेरा मित्र है, तुम्हारा दोस्त मेरा मित्र है। अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है, अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है। तो पूछा जाएगा कि इन उदाहरण में कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा, क्योंकि का की क्या आएगा, रा दी दे आएगा, नानी नहीं आएगा, संबंध बचाएगा। राम का भाई, राम में कौन सा कारक है, संबंध कारक, क्योंकि का कारक आएगा। तुम्हारा, रा, रा आ गया, रा दी दे आएगा, अपनी, नी, अपनी पुस्तक, ठीक है। इस तरह से अगला लिख लीजिए, लास्ट संबोधन कारक। अगला लिखिए संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन कारक, इसमें आता है हे, अरे, ओ, इस तरह के विस्मयादि बोधक अव्यय प्रयोग होते हैं, इस तरह के विस्मयादि बोधक अव्यय प्रयोग होते हैं। तो इसको याद करना आसान है। तो परिभाषा तो हो ही जाएगा, उदाहरण देख लीजिए, हे राम, और इस तरह से लगा रहेगा, संबंध बोधक चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है ना, लगा रहता है ना, हे राम, मेरे दादाजी
नहीं रहे। ओह, मेरा मित्र घायल हो गया, घायल हो गया। अरे, हम लोग मैच हार गए। तो इस तरह की चीजें इसमें मिलेंगी। संबंध बोधक अव्यय जरूर लगा रहेगा, संबंध बोधक चिन्ह जरूर लगा रहेगा। हे राम, ओह, अरे, भो, इस तरह से चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। ये तो आसान है, इसमें तो गलती नहीं होता। ठीक है दोस्तों, हमारा कारक का प्रकरण दोस्तों समाप्त हुआ। और अगर आप पिछला वीडियो कारक का नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों, दोनों वीडियो को देखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कारक का एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। मैंने कारक को अच्छे से पढ़ा दिया है। दोस्तों, आप कारक के दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद कारक का प्रैक्टिस कीजिए, आपसे कारक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। जय हिंद।